तो एक बार बता देता हूँ मैंने क्या क्या क्वेश्चन लिखे हैं। पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ स्टेमन कहाँ पे अटैच होता है। दूसरा क्वेश्चन मैंने लिखा है सेलेक्ट द स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट। इन सब में सेलेक्ट करके बताना है कौन गैमेटोफाइट है कौन स्पोरोफाइट है। थर्ड क्वेश्चन है करेक्ट और इनकरेक्ट सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो तुम्हें करेक्ट और इनकरेक्ट बताना है कि कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है, और हुर्रल्स ऑफ स्टेमन को क्या कहते हैं, और करेक्ट इनकरेक्ट को तुम्हें छाटना अगले में। तो मैं जरा फिफ्थ क्वेश्चन के लिख दूं ऑप्शन तुम्हारे सामने, ठीक है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन हैगा द नंबर एंड द नंबर एंड लेंथ द नंबर एंड लेंथ ऑफ stamen are variable in flowers of different species, ठीक है। यहाँ पे बोला हुआ है कि स्टेमन की लंबाई जो होती है वो डिफरेंट स्पीसीज में अलग अलग होती है। तो ये पहली स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट है एंथर इज टर्मिनल, ठीक है। एंथर इज टर्मिनल जनरली बाइलोब्ड, ठीक है। एंथर कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है। तो एंथर टर्मिनल होता है एंड बाइलोब्ड होता है, ठीक है। देन आता है थर्ड पॉइंट आएगा फिलामेंट जो होता है, फिलामेंट इज लॉन्ग होता है एंड सिलेंड्रिकल होता है, और एक स्टॉल्क होता है, ठीक है। तो ये डंडी होता है मेल पार्ट की, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। फोर्थ पॉइंट है अ टिपिकल एंजियोस्पर्म जो टिपिकल एंजियोस्पर्म होता है। एंथर जो होता है उसका एंथर इज बाइलोब्ड, उसका जो एंथर होता है वो बाइलोब्ड होता है। एंथर इज बाइलोब्ड with each lobe having one थीका। हर लोब में सिर्फ एक थीका होता है, ठीक है। तो ये तुम्हारे सामने हो गया करेक्ट और इनकरेक्ट छाटने का पांचवा क्वेश्चन, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, ठीक है भाई। गौरव दूर बैठो उससे सक्षम से, हाँ। आगे बढ़े भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये तो अभी नहीं कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है करेक्ट और इनकरेक्ट छाटने हैं, करेक्ट एंड इनकरेक्ट सेलेक्ट करने हैं। तो करेक्ट और इनकरेक्ट सेलेक्ट करो। नंबर 1 क्वेश्चन है करेक्ट इनकरेक्ट में माइक्रोस्पोरेंजिया जो होता है वो सर्कुलर होता है। माइक्रोस्पोरेंजिया जो होता है वो सर्कुलर होता है। नंबर 2 एंथर जो होता है वो टेट्रागोनल होता है। एंथर जो होता है वो टेट्रागोनल होता है। नंबर 3 एपिडर्मिस जो होती है वो प्रोटेक्शन के लिए होती है, मतलब जो सबसे आउटर लेयर होती है वो किसके लिए होती है, प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। देन आती है मिडल लेयर, ठीक है। ये अभी नहीं पढ़ा है तो ये नहीं लिख रहा, ठीक है। एपिडर्मिस भी खैर नहीं पढ़ा है पर मैंने लिख दिया। आगे बढ़ते हैं। ये भी नहीं पढ़ा है अभी, ये भी नहीं पढ़ा है अभी, ठीक है। तो इतना करो जरा अटेम्प्ट, हाँ बोलो। हाँ अटेम्प्ट करना है, जो मर्जी करो, तुम्हें बस करना है, ये करो जैसे ठीक लगे, ठीक है। क्वेश्चन एक बार पढ़ दे रहा हूँ। प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ स्टेमन जो होता है वो कहाँ अटैच होता है, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट सेलेक्ट करो, इनमें से कौन से हैं, ठीक है। लीफ, रूट, स्टेम और एम्ब्रियोसैक में, ठीक है। देन जो सेलेक्ट करो करेक्ट और इनकरेक्ट। तो करेक्ट और इनकरेक्ट में एंजियोस्पर्म जो है वो डिप्लॉयड होता है, करेक्ट है इनकरेक्ट है। जिम्नोस्पर्म डिप्लॉयड होता है, करेक्ट है इनकरेक्ट है। ब्रायोफाइट हैप्लॉयड होता है या डिप्लॉयड होता है, करेक्ट है इनकरेक्ट है। सेम ऐसी एल्गी के लिए फिर करेक्ट और इनकरेक्ट छाटना है। नहीं, फिर एक क्वेश्चन आएगा हुर्रल्स ऑफ स्टेमन को क्या कहा जाता है।
फिर करेक्ट और इनकरेक्ट छाटना, द नंबर ऑफ लेंथ ऑफ स्टेमन आर वेरिएबल इन फ्लावर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, ये छाटना है, ठीक है। एंथर इज जनरली बाइलोब्ड, एंथर जनरली बाइलोब्ड होता है, करेक्ट है इनकरेक्ट है। फिलामेंट जो है वो लॉन्ग सिलेंड्रिकल होती है, करेक्ट है इनकरेक्ट है। और जो एंजियोस्पर्म होता है वो बाइलोब्ड होता है, उसकी एक लोब में एक ही थीका होता है, ये करेक्ट है इनकरेक्ट है। करेक्ट और इनकरेक्ट छाटना, माइक्रोस्पोरेंजिया सर्कुलर होता है, एंथर टेट्रागोनल होता है, एपिडर्मिस प्रोटेक्शन के लिए होती है, ठीक है। फिलामेंट इज सिलेंड्रिकल, हाँ लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल। सिलेंडर, सिलेंडर, सिलेंडर ऐसे भी लिखा हुआ होता है ना, एस से भी लिखा होता है, उसके आगे लिखो कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है, अल्ले वाले के आगे लिखो करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ठीक है। हो जाए तो फिर बताओ, है ना, हो गया भाई, बढ़िया। बाकी भी बताओ भाई, जल्दी हो जाए तो, एक बार सबका हो जाए तो फिर बताना, फिर चेक करता हूँ। किसका किसका रह गया, हो गया सक्षम? जल्दी करो, इतना तो डिफिकल्ट दिया भी नहीं है। लाओ जी, पहले चेक ही कर दें जिनका जिनका हो गया, तो टाइम ही लगेगा, ऐसे दिखाओ। हाँ स्पेलिंग गलत है, बाकी तो सही लिखा है। ये गलत है, अच्छा इज इनकरेक्ट, ठीक है, हाँ हाँ ये भी ठीक है। और भी तो होंगे इसमें, या दो ही थे? पहला दूसरा भी तो है, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म का नहीं करा इसमें, देखो ये दो भी तो हैं, तुमने ये दो तो करे हैं, ये दो नहीं करे ना। हाँ तो वो दो नहीं करे तुमने, तुमने ये भी ठीक करा, ये भी ठीक करा है। नहीं ये नहीं, ये गलत है, ठीक है। ये दो तो यहाँ कट गए तुम्हारे, एक यहाँ कट गया तुम्हारा। इसका आंसर होता है ये, हाँ लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल स्टॉल्क हैविंग थैलेमस, कहाँ से आ गया? हाँ ये सही, बिल्कुल सही करा है फिलामेंट, ये भी ठीक है। इसमें भी दो ही स्टेटमेंट लिखी हैं, बाकी नहीं करी। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, बाकी भी ठीक कर लो, ठीक है। एक आंसर खैर वैसे कायदे से गलत है, हाँ ये सही करा है। ये गलत है, ठीक है, इसकी जगह आएगा ये, हाँ ये कौन सा है, पांचवा ना, हाँ ठीक है, एकदम सही करा है, सही है ये, करेक्ट ही आएगा यहाँ पे, तीनों ही करेक्ट है। लो लो अभी सेक्शन दिखाओ। चौथा, हाँ
ये कौन सा फिफ्थ? ये भी गलत है। एक दो तीन चार गलत है। लो लाओ एक और देखो। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। लो एक गलत है, बाकी ठीक है। हाँ हैं? हाँ जिम्नोस्पर्म डिप्लॉयड ही होता है ना, एल्गी होता है और ब्रायोफाइट होता है जो हैप्लॉयड होता है। गलत है ये, है ना। इसमें एक होता है ऊपर की तरफ एंथर, नीचे की तरफ क्या होता है? हाँ तो प्रॉक्सिमल कौन सा हुआ जो बॉडी के पास है, डिस्टल कौन सा हुआ जो दूर है। तो प्रॉक्सिमल पूछा है ना, तो प्रॉक्सिमल के हिसाब से आंसर क्या आएगा? थैलेमस। तुमने क्या लिखा है? एंथर। ऊपर वाला जो पास होता है नीचे वाला नहीं नहीं, जो बॉडी के पास होता है ऊपर वाला, वैसे लॉजिक नहीं। देखो ये होता है फ्लावर, है ना, और ये फ्लावर का मेल और फीमेल पार्ट है। तो फ्लावर की जो बॉडी है वो ये फ्लावर की बॉडी है। तो फ्लावर की बॉडी के हिसाब से प्रॉक्सिमल कौन सा हुआ? ये जो जो इधर होगा, जितना भी हिस्सा होगा वो सब प्रॉक्सिमल होगा, और इससे अवे जो भी होगा वो क्या होगा? डिस्टल होगा। ठीक है। लीफ जो है वो स्पोरोफाइट है, हाँ ठीक है। देन इसमें लिखा हुआ है तुमने थर्ड में, एंजियोस्पर्म जो है वो डिप्लॉयड प्लांट है। अच्छा हाँ ये सही है। फोर्थ वाला जो है वो ये ठीक है। देन एंड्रोशियम, देन करेक्ट करेक्ट इनकरेक्ट करेक्ट करेक्ट, ये वाला भी करेक्ट है। ठीक है। ये लो दो गलत है तुम्हारे। गौरव की ऐसा लग रहा है सबसे ज्यादा ठीक है, एक गलत है बस। और वो भी पता नहीं कैसे करा, इसने चीटिंग तो नहीं करी? हाँ कौन से पांचवे का? सबके आंसर बता देता हूँ एक बार, ठीक है। इसमें बोला प्रॉक्सिमल पार्ट जो होता है वो कहाँ अटैच होता है, तो जो एंथर होता है वो इधर हो गया, ये फिलामेंट है, तो फिलामेंट के दो हिस्से हो गए, ये कौन सा हो गया? डिस्टल, ये कौन सा हो गया? प्रॉक्सिमल। तो प्रॉक्सिमल कहाँ अटैच है? थैलेमस पे। कहाँ अटैच है? थैलेमस पे। ठीक है भाई। देन आता है सेलेक्ट स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट, तो ये डिप्लॉयड है, ये भी डिप्लॉयड है, ये भी डिप्लॉयड है, और ये क्या है? हैप्लॉयड है। मतलब ये गैमेटोफाइट हो गया और ये बाकी स्पोरोफाइट हो गए। करेक्ट इनकरेक्ट? एंजियोस्पर्म डिप्लॉयड होता है, जिम्नोस्पर्म डिप्लॉयड होता है, ब्रायोफाइट हैप्लॉयड होता है, और एल्गी जो होता है वो हैप्लॉयड होता है। ठीक है। नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमन आर वेरिएबल इन फ्लावर, तो भाई सही बात है, एंथर की लंबाई छोटी बड़ी हो सकती है। देन एंथर इज टर्मिनल, एंथर जो होता है वो टॉप पे होता है, या मतलब पीक पे होता है फ्लावर की, और जनरली बाइलोब्ड होता है। तो ठीक है, बाइलोब्ड होता है, सही है। फिलामेंट इज लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल स्टॉक, ये बात भी ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एंथर बाइलोब्ड होता है, सही बात है, पर हर लोब में एक ही थीका होता है। हर लोब में कितने थीका होते हैं? दो होते हैं। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या होगी? गलत हो गई। फिर माइक्रोस्पोरेंजिया सर्कुलर होता है, एंथर टेट्रागोनल होता है, एपिडर्मिस प्रोटेक्शन के लिए होती है। ठीक है। तो मोस्टली सबने सही करा है, एक आधों में गलती करी है बस। और ये हैप्लॉइड डिप्लॉइड वाला, तो ये सबसे शुरुआत में जब मैंने बताया था ना कि पांच प्लांट किंगडम में पांच तरीके के प्लांट्स होते हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, तो उसमें लिखवाया था मैंने कि कौन जो है हैप्लॉइड है, कौन डिप्लॉइड है। ठीक है। तो जो तुमने अभी ये क्वेश्चन करे हैं ये सब नीट के क्वेश्चन थे, ठीक है, जो नीट में आए हुए हैं। तो ये बस मैंने तुम्हें बताया नहीं जानबूझ के, ठीक है, बस मैंने तुम्हारे सामने ऐसे रिप्रेजेंट करा कि ऐसे क्वेश्चन करो, ठीक है। पर तुमने करे तो मुझे लगा कि तुम लोगों ने बढ़िया अटेम्प्ट करे और सही करे, ठीक है। पर सबसे ज्यादा खेल कहाँ बिगड़ जाता है? एक्यूरेसी में, ठीक है। मतलब बच्चे को आता सब है, पर एक्यूरेट वाला, जैसे फॉर एग्जाम्पल गौरव का एक कटा है, ठीक है, तो वो एक भी नहीं कटना चाहिए। अगर तुमने कोई चीज अच्छे से पढ़ रखी है तो तुम्हारे उसमें एक भी नंबर नहीं कटने चाहिए, ठीक है। नीट का खेल ही यही है। तुम्हें सब कुछ अच्छे से आता होगा, बायो अच्छे से तगड़ी आती होगी। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो मेरे पढ़ाए हुए, जिनको इस टाइम पे बायो के कुछ ऐसे कंसेप्ट आते होंगे जो मुझे नहीं आते होंगे, ठीक है। सेम ऐसी उनको केमिस्ट्री फिजिक्स के ऐसे कंसेप्ट आते होंगे जो नितिन सर को नहीं आते होंगे, और जो केमिस्ट्री वाले सर को नहीं आते होंगे। क्यों? क्योंकि वो एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, और आज से नहीं कर रहे, 4-4 साल 5-5 साल ड्रॉप लेके कर रहे हैं। तो इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो बच्चे बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं। मेन बात ये है कि जब वो एग्जाम में बैठ रहे हैं उसके बाद भी उनका नीट क्लियर नहीं हो रहा है,
क्यों? क्योंकि वो किस चीज में लैग कर रहे हैं? एक्यूरेसी में। किस में लैग कर रहे हैं? एक्यूरेसी में। सारा खेल एक्यूरेसी का है कि तुम वहां पे जाके कितने कम गलत कर रहे हो और कितने ज्यादा सही कर रहे हो, ठीक है? वही तुम्हारा मैटर करेगा स्कोर। तो इसलिए बहुत बच्चे तुम्हें दिखेंगे जिन्हें आता सब है, कोई क्वेश्चन पूछ लो थ्योरी से सब बता देंगे, तुम्हें लगेगा यार इनका क्यों नहीं क्लियर हो रहा है, ये तो बंदे सब बता दे रहे हैं, ऐसी क्या गलत है? तो पर जब तुम उसको चेक करोगे प्रॉपरली एग्जाम में तो उनके नेगेटिव की वजह से स्कोर नहीं हो पा रहे, ठीक है? चलो जी, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, व्हाट्सएप का अपडेट थोड़ा चेंज हो गया, अजीब सा हो गया। तो चैप्टर 1 में हमने टॉपिक कर लिया था एंड्रोशियम, और एंड्रोशियम में हमने स्टेटमेंट्स देखी थी। अब स्टेटमेंट्स के बारे में मैंने लिखा नहीं था शायद, ठीक है? तो एक बार मैं लिख देता हूँ स्टेटमेंट्स के बारे में। ये सब मैंने लिख दिया था कि एंथा टेट्रागोनल होता है, इसके अंदर 2 लोब होती हैं, ईच लोब कंटेन 2 थीका, इसे डाइथीकस कहते हैं। सारी स्टेटमेंट लिख दी थी, ठीक है? चलो ठीक है, तो आज हम लिखेंगे टॉपिक का नाम, जिसका नाम है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो हेडिंग का नाम लिखोगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो सबसे पहले तुम सबसे पूछा जाएगा माइक्रोस्पोर क्या होता है? माइक्रोस्पोर क्या होता है भाई सक्षम? माइक्रोस्पोर क्या होता है? पॉलन ग्रेन। क्या होता है? पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन का दूसरा नाम क्या होता है? माइक्रोस्पोर होता है, ठीक है? जेनेसिस क्या होता है? बनना, ठीक है? जेनेसिस क्या होता है? बनना, ठीक है? तो पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन, ठीक है? तो प्रोसेस ऑफ, तो इससे पहले क्या लिख दिया जाएगा? प्रोसेस ऑफ pollen grain formation is called microsporogenesis। ये डेफिनेशन हो गई, ठीक है? तो प्रोसेस माइक्रोस्पोर, pollen grain के बनने की प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ pollen grains या प्रोसेस ऑफ pollen grain फॉर्मेशन, ठीक है? जिसको ना याद आ रही है इसी को ट्रांसलेट कर देना, उससे पहले प्रोसेस ऑफ लिख देना, होगी डेफिनेशन। तो ये होगी डेफिनेशन कि pollen grain की फॉर्मेशन को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहा जाता है। तो ये हो गई यहाँ पे डेफिनेशन, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं, तो इस प्रोसेस को समझते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे प्रोसेस को समझते हैं। तो ये प्रोसेस होती कैसे है, तो इसका समझेंगे हम स्ट्रक्चर, ठीक है? तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर समझेंगे कि प्रोसेस कैसे होती है, ठीक है? तो इसके लिए क्या समझोगे कि तुम देखोगे कि जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है, ठीक है, तो वो कहाँ पे देखने को मिलती है? पॉलन सैक में। कहाँ देखने को मिलती है? पॉलन सैक में। तो पॉलन सैक जो है, ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर का नाम है पॉलन सैक। इस स्ट्रक्चर का नाम है पॉलन सैक। और पॉलन सैक के अंदर ये जो सेल्स हैं, इन सेल का नाम है, बोलो, पॉलन मदर सेल, ठीक है? दूसरा नाम क्या है इसका? तो पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है? तो यहाँ पे जो पॉलन सैक है वो कैसा आएगा भाई? डिप्लॉइड। कैसा आएगा? डिप्लॉइड, मतलब 2n, मतलब स्पोरोफाइट। और जो पॉलन मदर सेल है वो भी कैसी है? डिप्लॉइड, मतलब 2n। क्लियर होगी बात यहाँ पे? अब जो ये पॉलन मदर सेल है, ठीक है, ये पॉलन मदर सेल एक सेल डिवीजन में जाएगी और उस सेल डिवीजन का नाम क्या होता है भाई? मियोसिस, ठीक है? तो ये मियोसिस में जाएगी और ये मियोसिस करके 4 पॉलन ग्रेन बनाएगी। कितने पॉलन ग्रेन बनाएगी? 4 पॉलन ग्रेन बनाएगी। तो देखो 4 पॉलन ग्रेन वैसे एक बार में नहीं बनते, ठीक है? एक बार में वैसे 2 बनते, क्योंकि मियोसिस 2 बार में होती है। मियोसिस कितनी बार में होती है? 2 बार में होती है। तो मियोसिस 2 बार में होती है, पर यहाँ पे हम अभी वो चीज नहीं लिख रहे, जब पूरी कंप्लीट प्रोसेस समझेंगे जब लिखेंगे। तो मियोसिस जो है वो 2 बार में होती है। तो यहाँ पे मियोसिस हम मान के चल रहे 1 और 2 एक बार में हो गई है। तो जब मियोसिस हो गई तो ये जो एक सिंगल पॉलन मदर सेल है, किसकी बात हो रही है? पॉलन मदर सेल की। तो यहाँ पे एक सेल और बनानी पड़ेगी, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, ये थोड़ा ऐसा लगेगा कि पूरा का पूरा पॉलन सैक ने बना दिया, नहीं, पॉलन मदर सेल भी बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे एक पॉलन मदर सेल भी बनाओगे। तो पॉलन मदर सेल जो है वो मियोसिस में गई और उसने 4 पॉलन ग्रेन बनाए। तो ये तुम्हारे सामने 4 पॉलन ग्रेन बन गए, ठीक है? अभी जो 4 पॉलन ग्रेन है, इनके चारों तरफ एक कोटिंग होती है और इस कोटिंग को कहते हैं हम पैक्टोसेलुलोज, ठीक है? तो पैक्टो मतलब पैक्टिन और सेलुलोज, ठीक है? तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है? पैक्टोसेलुलोज ये कवर कर रहा है पॉलन ग्रेन्स को। तो इसके नीचे क्या लिखेंगे? इट कवर पॉलन टेट्राड, ठीक है? तो ये कवर करके रखता है किसको? पॉलन टेट्राड को। तो अब ये पॉलन टेट्राड क्या चीज है, इस चीज को जरा समझेंगे हम। तो यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन है वो कुछ इस तरीके से सर्कुलर
एक के ऊपर एक अरेंज हो रखे हैं, तो ये जो अरेंजमेंट होती है इसे क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट कहते हैं। और ये जो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है ये किसकी है, पॉलन ग्रेन की। तो पॉलन ग्रेन की अरेंजमेंट की वजह से इसका नाम क्या लिखेंगे हम, पॉलन टेट्राड। क्या लिखेंगे, पॉलन टेट्राड। तो ये हो गया यहाँ पे पॉलन और ये क्या हो गया यहाँ पे टेट्राड, पॉलन टेट्राड। तो पेक्टोसेलुलोज की कवरिंग होती है पॉलन ग्रेन के ऊपर और इस वजह से इसको हम कहते हैं पॉलन टेट्राड। दोबारा बताता हूँ एक बार, ठीक है, थोड़ा मिक्स हो गया। पॉलन सैक के अंदर पॉलन मदर सेल होती है जो डिप्लॉयड होती है। ये डिप्लॉयड सेल मियोसिस में जाती है। मियोसिस एक ऐसी सेल डिवीजन है जो डिप्लॉयड को कन्वर्ट कर देती है हैप्लॉयड में, ठीक है, जो हमने 11th में पढ़ी थी। एक बार शॉर्ट में भी बता दूंगा। तो यहाँ पे जो 2n वाली मदर सेल है, ये 2n वाली मदर सेल किसमें कन्वर्ट होगी, n वाले पॉलन ग्रेन्स में। तो यहाँ पे कितने पॉलन ग्रेन बने, 4। कितने बने, 4। तो ये जो 4 पॉलन ग्रेन बने, इनकी जो अरेंजमेंट है, इनकी जो अरेंजमेंट है, तो इनकी जो अरेंजमेंट है उस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। तो इसलिए इनका नाम पड़ता है पॉलन टेट्राड। क्या नाम पड़ता है, पॉलन टेट्राड। और इस पॉलन टेट्राड के ऊपर एक कवरिंग होती है और वो कवरिंग किस केमिकल की होती है, पैक्टिन सेलुलोज। तो यहाँ पे 2 केमिकल है, पैक्टिन और सेलुलोज, पैक्टिन और सेलुलोज। तो ये दोनों मिलकर इसकी कवरिंग बनाते हैं, ठीक है। अब थोड़ा बेसिक समझा देता हूं कि ये डिप्लॉयड हैप्लॉयड में कन्वर्ट कैसे हुआ, ठीक है। ये जो प्रोसेस हुई यहाँ पे, इस प्रोसेस का नाम होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इस प्रोसेस का नाम होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। तो फॉर्मेशन हुआ यहाँ पे माइक्रोस्पोर का, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो ये प्रोसेस में क्या समझ में आया कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। पॉलन मदर सेल माइक्रोस्पोर्स को बनाते हैं, इसलिए इसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहा जाता है। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन या प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। क्लियर होगी बात यहाँ पे। माइक्रोस्पोर बनते कहां से हैं, पॉलन मदर सेल से या माइक्रोस्पोर मदर सेल से, ठीक है। और ये जो अरेंजमेंट होती है इन्हें कहते हैं टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। तो इसे पॉलन टेट्राहेड कहते हैं। अभी ये मैच्योर नहीं हुए, ठीक है, अभी ये मैच्योर नहीं हुए। अब यहाँ पे तुम्हें थोड़ा बेसिक बता रहा हूँ मियोसिस का, ठीक है। तो चाहो तो अपने नोट्स में लिखो, चाहे तो समझ लो उसे, ठीक है। तो मियोसिस का बेसिक समझ लेते हैं हम कि मियोसिस कैसे काम करती है, ठीक है। तो मियोसिस का क्या बेसिक होता है, तो हम एग्जांपल के लिए पॉलन मदर सेल को लेते हैं। तो मैंने तुम्हारे सामने ये बनाई पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल का मैंने बनाया न्यूक्लियस। क्या बनाया, न्यूक्लियस। अगर ये न्यूक्लियस डिप्लॉयड है तो यहाँ पे क्रोमोसोम कैसे होंगे, पेयर में। कैसे होंगे, पेयर में। तो यहाँ पे क्रोमोसोम कैसे होंगे भाई, पेयर में। क्रोमोसोम कैसे होंगे, पेयर में। तो हम यहाँ पे ज्यादा क्रोमोसोम नहीं बना रहे, यहाँ पे हम क्रोमोसोम बना रहे हैं 1 और यहाँ पे हम क्रोमोसोम बना रहे हैं 2, ठीक है। सिर्फ 2 क्रोमोसोम बना रहे हैं ताकि ज्यादा जगह ना गिरे। अब होता क्या है, यहाँ पे ये जाती है एक सेल डिवीजन के स्टेप में जिसका नाम होता है प्रोफेज। क्या नाम होता है, प्रोफेज। उसमें क्या होता है, जो ये न्यूक्लियस जो होता है ना, ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन गायब हो जाती है। तो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन गायब हो जाती है, तो गायब हुई न्यूक्लियस मेम्ब्रेन को मैंने डॉट डॉट से दिखा दिया कि न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन टूट गई। न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन टूट गई। अगर न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन टूट गई तो क्रोमोसोम कहाँ फैल जाएंगे, क्रोमोसोम फैल जाएंगे साइटोप्लाज्म में। कहाँ फैल जाएंगे, साइटोप्लाज्म में। इन क्रोमोसोम को पकड़ने के लिए आ जाते हैं स्पिंडल फाइबर्स। कौन आ जाते हैं, स्पिंडल फाइबर्स। और ये जिस स्ट्रक्चर ने बनाया हुआ होता है उसका नाम होता है सेंट्रियोल। क्या नाम होता है, सेंट्रियोल्स। तो सेंट्रियोल्स क्या बनाते हैं, दे फॉर्म स्पिंडल फाइबर, दे फॉर्म स्पिंडल फाइबर। तो स्पिंडल फाइबर का क्या काम होता है, क्रोमोसोम्स को पकड़ना और उनको सेपरेट करना, क्रोमोसोम को पकड़ना और उन्हें सेपरेट करना। अब अगले स्टेप में क्या होता है भाई, अगले स्टेप में जो क्रोमोसोम होते हैं वो आके अरेंज हो जाते हैं कहाँ पे, सेंटर में। कहाँ पे अरेंज हो जाते हैं, सेंटर में। इस तरीके से क्रोमोसोम आके अरेंज हो जाते हैं सेंटर में। ये क्रोमोसोम नंबर 1 और ये क्रोमोसोम नंबर 2। क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 2, दोनों का एक एक पेयर है। क्लियर होगी बात यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो होता है ये तो प्रोफेज हुआ, ठीक है। ये जो होता है ये मेटाफेज हुआ, ठीक है। तो ये वाला होता है प्रोफेज जब न्यूक्लियस मेम्ब्रेन गायब होती है, और ये वाला कौन सा फेज होता है, मेटाफेज होता है। मेटाफेज में क्रोमोसोम कहाँ आ जाते हैं, इक्वेटर पे। कहाँ जाते हैं, इक्वेटर पे। तो यहाँ पे प्रोफेज में क्या हुआ, प्रोफेज में हुआ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो थी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो थी वो क्या हो गई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गई। क्या हो गई, डिसअपियर हो गई, ठीक है। और मेटाफेज में क्या हुआ, क्रोमोसोम जो थे वो कहां पे आ गए, इक्वेटर पे। कहां गए,
इक्वेटर, तो क्रोमोसोम एट इक्वेटर, तो ये वो स्टेज होती है जब क्रोमोसोम माइक्रोस्कोप के अंदर सबसे ज्यादा क्लियरली दिखते हैं, ठीक है। तो मेटाफेज कौन सी स्टेज होती है, यहाँ पे लिखेंगे ये होती है स्टेज जब क्रोमोसोम जो होते हैं वो क्लियरली विजिबल होते हैं माइक्रोस्कोप में। तो उसमें क्या होता है, क्रोमोसोम जो होते हैं विजिबल होते हैं क्लियर इन माइक्रोस्कोप, ठीक है, इन माइक्रोस्कोप। तो ये वो स्टेज होती है जब क्रोमोसोम को तुम माइक्रोस्कोप में देख सकते हो प्रॉपर तरीके से। तो क्या क्या बताया मैंने, दोबारा बता देता हूं। ये पॉलन मदर सेल थी, पॉलन मदर सेल जो थी वो गई एक सेल डिवीजन में जिसका नाम था प्रोफेज। प्रोफेज के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसकी गायब हो गई, ठीक है। फिर क्या आया सक्षम, मेटाफेज। मेटाफेज में क्या हुआ, क्रोमोसोम जो थे वो कहां पे आ गए, इक्वेटर पे। तो क्रोमोसोम एट इक्वेटर, जो ना समझ में आ रहा हो पूछ लो, ठीक है। क्रोमोसोम एट इक्वेटर, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, जब क्रोमोसोम इक्वेटर पे आ जाते हैं तो क्रोमोसोम विजिबल इन माइक्रोस्कोप, क्रोमोसोम क्लियरली विजिबल होते हैं कहां पे, माइक्रोस्कोप में। तो ये एग्जाम में वाइवा में पूछा जाता है कि क्रोमोसोम क्लियरली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप कब होते हैं, वो कौन सी स्टेज में होते हैं, मेटाफेज में। अब अगली स्टेज में क्या होगा भाई, तो अगली स्टेज में जो सेंट्रियोल होगा ये इसको खींचेगा, सेंट्रियोल होगा इसको खींचेगा। तो सेंट्रियोल कैसे खींचेगा, सेंट्रियोल क्रोमोसोम को खींचेगा। तो आधे क्रोमोसोम चले गए ऊपर और आधे क्रोमोसोम चले गए नीचे, पेयर टूट गया। क्या टूट गया भाई, बोलो साथ साथ, क्या टूट गया, पेयर टूट गया। साथ साथ नहीं बोल रहे, क्या टूट गया, पेयर टूट गया, ठीक है। तो जो पेयर टूट गया इस स्टेज का क्या नाम होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, इसका नाम होता है एनाफेज। क्या नाम होता है, एनाफेज नाम होता है। तो यहाँ पे क्या टूट गया भाई गौरव, पेयर टूट गया, पेयर टूट गया। तो पेयर टूट गया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्रोमोसोम सेपरेट हो गया। एनाफेज में क्या हुआ, एनाफेज में हुआ कि क्रोमोसोम जो थे, क्रोमोसोम जो थे वो सेपरेट हो गए। क्या हो गए, सेपरेट हो गए, अलग हो गए, क्रोमोसोम सेपरेट हो गए, ठीक है भाई। अब जो क्रोमोसोम सेपरेट हो गए तो इसके बाद क्या हुआ, आगे देखते हैं भाई। तो अगली स्टेज में एनाफेज के बाद क्या होता है भाई, एनाफेज के बाद होता है टेलोफेज। क्या होता है, टेलोफेज। तो यहाँ पे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, इसके बाद आता है टेलोफेज। तो अगली स्टेज में क्या होता है, यहाँ पे अगली स्टेज में ध्यान दो यहाँ पे सारे बच्चे, जो ये क्रोमोसोम थे इन क्रोमोसोम के ऊपर आ गया क्रोमोसोम नंबर 1 और क्रोमोसोम नंबर 2, ठीक है, क्योंकि पेयर टूट चुका है। इसके ऊपर आ जाती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या आ जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्रोमोसोम नंबर 1 और क्रोमोसोम नंबर 2 इनके ऊपर क्या आ गई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कितने न्यूक्लियस बन गए, 1 और 2। यहाँ पे कितने न्यूक्लियस थे, 1 था, ठीक है। न्यूक्लियस में क्रोमोसोम कैसे थे, पेयर में। कैसे थे, पेयर में। यहाँ पे ये भी लिख देता हूं, क्रोमोसोम कैसे है, यहाँ पे क्रोमोसोम है पेयर में, क्रोमोसोम इन पेयर, किसमें आएंगे, पेयर में। पेयर का मतलब डिप्लॉइड, पेयर का मतलब क्या है, डिप्लॉइड। और यहाँ पे क्रोमोसोम पेयर में नहीं है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो क्रोमोसोम पेयर में नहीं है तो क्रोमोसोम यहाँ पे क्या हो गए, अलग। तो यहाँ पे लिखेंगे क्रोमोसोम नॉट, आगे बोलो गौरव, इन पेयर। क्रोमोसोम किसमें नहीं है, पेयर में। कौन सी स्टेज है गौरव, ये टेलोफेज। तो इसमें क्या हुआ, इसमें हुआ टेलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ गई। क्या वापस आ गई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस। तो इसमें हुआ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन थी वो रीअपियर हो गई, इनके ऊपर दोबारा आ गई। स्पिंडल फाइबर डिसअपियर हो गए, स्पिंडल फाइबर डिसअपियर हो गए, ठीक है। ये भी लिख सकते हो, स्पिंडल कहाँ दिख रहे हैं इसमें, तो स्पिंडल फाइबर डिसअपियर हो गए। अब अगली स्टेज आएगी, तो अगली स्टेज में क्या होगा भाई, अगली स्टेज में ये सेल डिवाइड कर जाएगी। क्या कर जाएगी, डिवाइड कर जाएगी। तो डिवाइड कर जाएगी तो कितनी सेल बनेगी, 1 और 2। तो ऊपर नीचे बनाते हैं तो ये इस तरीके से डिवाइड करेगी। तो ये एक ऊपर सेल बन गई, एक नीचे सेल बन गई, ठीक है भाई। छोटी बना देते हैं थोड़ा। तो एक ऊपर सेल बन गई, नीचे सेल बन गई। ये ऊपर न्यूक्लियस बन गया, ये नीचे न्यूक्लियस बन गया। इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर 1 और क्रोमोसोम नंबर 2, दोबारा बोलो, क्रोमोसोम नंबर 1 और क्रोमोसोम नंबर 2। कितनी सेल बन गई, 2 सेल बन गई। अब इनमें क्रोमोसोम पेयर में नहीं है, 1 का भी जोड़ा नहीं है और 2 का भी जोड़ा नहीं है। तो ये क्या कहलाएंगे, एन। क्या कहलाएंगे, एन। तो ये कितने पॉलन ग्रेन बन गए, 2। कितने पॉलन ग्रेन बन गए, 2। पर अभी हमने कितने पढ़े भाई, 4। तो ये जो प्रोसेस हुई इसे कहते हैं मियोसिस 1। क्या कहते हैं, मियोसिस 1। और ये जो सबसे लास्ट स्टेज हुई इसका नाम होता है साइटोकाइनेसिस। क्या नाम होता है, साइटोकाइनेसिस नाम होता है, ठीक है। तो इसका नाम होता है साइटोकाइनेसिस। अब साइटोकाइनेसिस के बाद, साइटोकाइनेसिस के बाद ये जो दोनों सेल हैं जो अभी बनी है 2, ये जाएंगी मियोसिस 2 में। किसमें जाएंगी, मियोसिस 2 में जाएंगे। और मियोसिस 2 में जो जाएंगे बिल्कुल माइटोसिस की तरह होता है। किसकी तरह होता है,
माइटोसिस की तरह। उसमें क्या होगा, जो ये क्रोमोसोम है ना, ये जो क्रोमोसोम है, फॉर एग्जांपल ये एक सेल ली मैंने, तो इसके जो ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम बीच में से टूटेंगे। कहां से टूटेंगे? बीच में से टूटेंगे। तो इस तरीके से आएंगे, ये ऊपर वाली सेल के हो गए, ये नीचे वाली सेल के हो गए। अब ये बीच में से स्प्लिट करेंगे, ठीक है, तो बीच में से स्प्लिट करेंगे तो क्या होगा, आधे ऊपर टूट के आधे नीचे टूट के, आधे ऊपर टूट के आधे नीचे टूट के, ठीक है, आधे ऊपर टूट के आधे नीचे टूट के, आधे ऊपर टूट के आधे नीचे टूट के, ऊपर एक न्यूक्लियस बन जाएगा, नीचे एक न्यूक्लियस बन जाएगा, ऊपर एक न्यूक्लियस बन जाएगा, नीचे एक न्यूक्लियस बन जाएगा। तो टोटल कितने न्यूक्लियस बन गए? 4। अब सवाल बच्चे के मन में ये आता है कि सर ये क्रोमोसोम अगर बीच में से टूट गया, ठीक है, तो क्या सारी चीजें जो है वो n/2 हो जाएंगी? नहीं, क्योंकि जब ये आगे डिवाइड करने जाएगा मियोसिस 2 में, तो ये अपने अंदर के कंटेंट को क्या कर लेता है? डबल कर लेता है, ठीक है। इसलिए जब वो क्रोमोसोम बीच में से टूटता है तो उसके बाद भी ये n का n ही रहता है, बाद में भी क्या रहता है? n का n ही रहता है। तो यहाँ पे भी n का n रहता है। ये समझनी है प्रोसेस आगे की? समझानी है तो बताओ, समझा दूं? ठीक है, समझा देता हूँ। पहले ये लिख लिया, पहले ये समझ लो अच्छे से, ठीक है। ये पूरा चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे हो तुम 11th का दोबारा, ठीक है। पहले लिख लो फिर बताता हूँ आगे। आ रहा समझ में? आ रहा समझ में? चलो बढ़िया। हो गया सक्षम? कर लो आराम से कर लो। हो गया भाई सक्षम? वो लिख रहा है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। इसको जरा इरेज करते हैं, ऊपर वाले को खैर नहीं कर रहे इरेज क्योंकि काम का है। तो ये जो तुमने पूरी प्रोसेस पढ़ी यहाँ तक, ठीक है, ये मियोसिस 1 है, ठीक है। इसमें 1 2 3 डाल देते हैं जरा ताकि याद रहे। तो ये जो तुमने पढ़ा ये है मियोसिस 1, ठीक है, दिस इज मियोसिस 1, क्योंकि मियोसिस 2 पार्ट्स में होते हैं। तो मियोसिस 1 में तुमने पढ़ा सबसे पहले ए, ठीक है, नंबर 1 ए, कि ये एक सेल है डिप्लॉयड, ठीक है, ये सेल कैसी है? डिप्लॉयड 2n, ठीक है। ये सेल के बाद ये गई प्रोफेज में, ठीक है, बी, उसके बाद आता है सी, उसके बाद आता है डी, और उसके बाद आता है ई, और ये लास्ट में आ गया साइटोकाइनेसिस जिसे हम कह रहे हैं एफ, ठीक है। तो ये डिप्लॉयड सेल थी, इसने अपने क्रोमोसोम के न्यूक्लियस को हटाया, न्यूक्लियस हट गया तो क्रोमोसोम फैल गए, फिर आधे आधे क्रोमोसोम, देखो यहाँ पे क्रोमोसोम टूटा नहीं है बीच में से, सिर्फ पेयर हटा है। क्या हटा है? पेयर हटा है। तो क्रोमोसोम बीच में से अलग अलग हो गए, ठीक है, मतलब स्प्लिट नहीं हुए, पेयर हट गया, पेयर हट गया, पेयर हट गया, तो पेयर हट गया तो क्रोमोसोम डिप्लॉयड से हैप्लॉयड हो गए। अब अगली स्टेज में क्या होता है भाई? ये मियोसिस 1 कंप्लीट होगी, तो अब क्या शुरू हो जाएगी? मियोसिस 2। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि पॉलन मदर सेल ने सिर्फ 2 पॉलन ग्रेन बना लिया। अब आगे बढ़ते हैं, तो इसके बाद क्या होगा? इसके बाद जो ये दोनों सेल हैं, ठीक है, ये मियोसिस 2 में जाएंगे। तो मियोसिस 2 में क्या होगा? मियोसिस 2 में जो ये सेल है, फॉर एग्जांपल एक का एग्जांपल लेता हूं मैं, ठीक है, तो ये यहाँ पे सेल है और इसके अंदर एक क्रोमोसोम है, ठीक है, और एक क्रोमोसोम के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसके ऊपर, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी? डिसअपीयर। क्या हो जाएगी? डिसअपीयर। तो इसमें ये ध्यान रखना, प्रोफेज चलने से पहले एक फेज चलता है जिसका नाम होता है इंटरफेज। क्या नाम होता है? वो फेज किस लिए होता है? ताकि जो जितने भी सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो भी सामान है, ठीक है, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया है, चाहे गोल्गी अपैरेटस है, वो सब डबल हो सके। क्या हो सके? डबल। इसलिए उसे प्रिपरेटरी फेज कहते हैं। तो हम प्रिपरेटरी फेज नहीं पढ़ रहे, बस तुम मन में मान के चलो। अब इसके लिए एक चीज और समझा देता हूँ। तो यहाँ पे क्रोमोसोम कैसे हैं, तो ध्यान दो। यहाँ पे जो ये सेल है, ये किसमें गई थी? डायरेक्ट प्रोफेज में। तो प्रोफेज से पहले भी एक फेज चला होगा जिसका नाम क्या था? इंटरफेज। क्या चला होगा?
इंटरफेस, तो इंटरफेस को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि यहाँ पे इंटरफेस चला होगा। तो कॉमन सी बात है, अगर यहाँ पे इंटरफेस चला है तो यहाँ पे माल मटेरियल डबल हो चुका होगा, है ना। तो डबल हो चुका होगा तो यहाँ पे जो डीएनए, क्रोमोसोम के अंदर क्या पाया जाता है गौरव, डीएनए, डीएनए भी डबल हो चुका होगा। तो नॉर्मली क्रोमोसोम में जब डीएनए देखोगे तो इस तरीके से सिर्फ दो धागे दिखते हैं। कितने दिखते हैं, दो धागे दिखते हैं। पर अगर ये क्रोमोसोम कौन सी चीज में जा चुका है, इंटरफेज में, ये जा चुका है इंटरफेज में जा चुका है। तो इंटरफेज में अगर ये जा चुका है तो इसके अंदर जो डीएनए है वो डीएनए कैसा हो चुका होगा, डबल। कैसा हो चुका होगा, डबल हो चुका होगा। ठीक है भाई, तो मतलब क्रोमोसोम जो अभी वहां पे है वो इस स्टेज में है। किस स्टेज में है, इस स्टेज में। ठीक है, अब यहाँ पे इंटरफेज हो चुका है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए डबल है, यहाँ पे भी डबल है, इस स्टेज पे भी, इस स्टेज पे भी, इस स्टेज पे भी डबल है, इस स्टेज पे भी डबल है, इस स्टेज पे भी डबल है। मतलब जो डीएनए डबल था वो तो अलग हुआ ही नहीं अभी तक, डीएनए डबल का डबल पड़ा है। तो यहाँ पे दोबारा इंटरफेज नहीं हो सकता, यहाँ पे दोबारा इंटरफेज नहीं हो सकता। तो यहाँ पे इंटरफेज की जगह लिखा होता है इंटरकाइनेसिस। क्या लिखा होता है, इंटरकाइनेसिस। मतलब डीएनए जो होता है वो डबल नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये सेल है इसको ही मैं थोड़ा जूम करके बना रहा हूँ ताकि तुम्हें ज्यादा बेटर समझ में आए। तो यहाँ पे जो सेल है, इस सेल के अंदर क्या होता है, तो इसके जो क्रोमोसोम है वो इस तरीके से यहाँ पे सेंटर पे आके, इस तरीके से सेंटर पे आ जाएंगे। इसके ऊपर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाएगी और एक क्रोमोसोम आगे इस तरीके से साइटोप्लाज्म में। ठीक है, पहले मैं इनको फैला हुआ बता रहा हूँ। यहाँ पे सेंट्रियोल आ गया, यहाँ पे सेंट्रियोल आ गया, सेंट्रियोल ने इनके ऊपर क्या बना दिया, स्पिंडल फाइबर बना दिया। ठीक है, इनके अंदर कितने धागे हैं, चार। तो इसके अंदर चार धागे बनाने पड़ेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो इसके अंदर चार धागे हैं। तो ये कौन सी स्टेज हो गई, प्रोफेज 2। कौन सी हो गई, प्रोफेज 2, क्योंकि वहां पे प्रोफेज 1 हो चुकी है। प्रोफेज के बाद ये जो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम आ जाएंगे इक्वेटर पे। कहाँ जाएंगे, इक्वेटर पे। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ पे स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर, सेंट्रियोल, सेंट्रियोल, और ये इनको खींच के ले आया कहाँ पे, बैलेंस फोर्स की वजह से ले आया इक्वेटर पे। ठीक है भाई, तो ये हो गई प्रोफेज के बाद मेटाफेज। कौन सी हो गई, मेटाफेज। तो इसका नाम पड़ेगा मेटाफेज 2। सेम स्टेप है, यहाँ पे भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हुई थी, यहाँ पे भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हुई है। मेटाफेज में क्या हुआ था भाई, क्रोमोसोम कहाँ आ गए थे, इक्वेटर पे। यहाँ पे भी क्या हुआ, क्रोमोसोम कहाँ आ गए, इक्वेटर पे। बिल्कुल एज इट इज सेम चीज चल रही है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोफेज, मेटाफेज, अगली स्टेज कौन सी आएगी भाई, एनाफेज। कौन सी आएगी, एनाफेज। तो एनाफेज में क्या होगा, जो एक क्रोमोसोम है ये खींचेगा, कौन खींचेगा, स्पिंडल फाइबर। कौन खींचेगा, स्पिंडल फाइबर। तो स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम को बीच में से खींचेगा, इस तरीके से खींचेगा। ठीक है, तो ये क्रोमोसोम है और एक क्रोमोसोम बीच में से स्प्लिट होने लग जाएंगे। क्या होने लग जाएंगे, स्प्लिट होने लग जाएंगे। तो एक क्रोमोसोम बीच में से स्प्लिट हो रहे हैं, तो ऊपर से स्पिंडल फाइबर खींच रहा है, स्पिंडल फाइबर खींच रहा है, स्पिंडल खींच रहा है। इसके अंदर कितने धागे हैं, दो। इसके अंदर कितने धागे हैं, दो। मतलब चार धागे बट गए, चार धागे बट गए। ठीक है, दो दो बट गए, क्योंकि दो ही होने चाहिए थे। तो दो दो बट गए भाई, चार धागे में से दो एक क्रोमोसोम, मतलब आधे क्रोमोसोम में दो, आधे क्रोमोसोम में दो। समझ में आ रहा है कैसे हुआ, इस तरीके से, इस तरीके से स्प्लिट हो रहा है बीच में से। ठीक है, इस तरीके से क्रोमोसोम बीच में से स्प्लिट हो रहा है। तो यहाँ पे जब एनाफेज में आ गया तो एनाफेज में ये स्प्लिट होगा। तो स्प्लिट होगा तो क्या देखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा कि जो क्रोमोसोम है वो आधा स्प्लिट होकर चला गया ऊपर बीच में से, और आधा स्प्लिट होकर चला गया नीचे। तो आधा स्प्लिट होकर चला गया ऊपर, आधा स्प्लिट होकर चला गया नीचे। और स्प्लिट करने का काम करा सेंट्रियोल ने, स्प्लिट करने का काम सेंट्रियोल। इसके अंदर आगे दो धागे, इसके अंदर आगे दो धागे, इसमें दो धागे, इसमें दो धागे, दो धागे, दो धागे, दो धागे, दो धागे। और जब ये टूट रहा होता है, क्योंकि ये टूटा बीच में से है, कैसे टूटा है, बीच में से। यहाँ पे तो कोई जोड़ था नहीं बीच में, यहाँ पे तो कोई जोड़ था नहीं, तो यहाँ पे तो बीच में कुछ जब अलग अलग हुए तो कोई फाइबर देखने को नहीं मिला। पर जब ये बीच में से टूटता है तो यहाँ पे एक पतले पतले से फाइबर देखने को मिलते हैं जो बाद में गायब हो जाते हैं, इन्हें इंटरजोनल फाइबर कहते हैं। अब ये यहाँ पे क्रोमोसोम हो गए अलग अलग। अब यहाँ पे देखो, दो से कितने हो गए, दो से क्रोमोसोम कितने हो गए, चार। मतलब अब ये वाला बना देगा, ये वाला बना देगा एक, ये बना देगा एक। मतलब टोटल इन्होंने दो का चार कर दिया, दो का कितने कर दिए, चार कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे दो चले जाएंगे, नीचे वाली सेल में दो चले जाएंगे, ऊपर वाली सेल में तो टोटल कितनी सेल बन जाएंगी, दो। कितनी बन जाएंगी, दो। सेम ये प्रोसेस भी यही कर रहे होंगे। तो टोटल दो और दो कितनी हो गई, चार। अब यहाँ पे ये जो क्रोमोसोम है अलग हो गए। अगली स्टेज एनाफेज की अगली स्टेज, एनाफेज की अगली स्टेज क्या होगी भाई, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ जाएगी। क्या आ जाएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस। तो ये मेटाफेज के बाद कौन सी स्टेज होगी गौरव, एनाफेज 2। कौन सी हो गई,
एनाफेज 2, एनाफेज 2 के बाद कौन सी आएगी भाई? टेलोफेज। कौन सी आएगी? टेलोफेज। टेलोफेज में क्या होगा? टेलोफेज में ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वापस आ जाएगी, तो यहाँ पे एक न्यूक्लियस ऊपर एक न्यूक्लियस नीचे। अगली स्टेज कौन सी होगी शायद बताओ, बताओ अगली स्टेज। साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होगा? एक सेल ऊपर विद 2 न्यूक्लियस, एक सेल नीचे विद 2 न्यूक्लियस, ये लो जी, और विद 2 क्रोमोसोम। तो यहाँ पे एक सेल ने 2 सेल बना दी, तो ये हो गया यहाँ पे कंप्लीट, ये हो गया साइटोकाइनेसिस 2। हाँ, ये बीच में से टूटा है, देखो ये है ना यहाँ पे क्रोमोसोम, इस तरीके से बीच में से ऐसा हो गया, ऐसे ऐसे, समझ में आ रहा है? ऐसे हो गया, ऐसे, तो ये बीच में से टूट गया, इस तरीके से बीच में से टूट गया, और बीच में से टूट के फिर आधा ऊपर और आधा नीचे। ठीक है, एक बार ये पूरा बना लो, फिर तुमसे पूछता हूँ एक एक करके कि तुम्हें समझ में आया नहीं आया। साइटोकाइनेसिस 2। हो गया? चलो, कौन समझा रहा है भाई? कौन बता रहे हैं? बताना पड़ेगा भाई सबको क्या क्या हुआ है यहाँ पे प्रोसेस, जब आगे बात बन पाएगी। हाँ, हाँ बताओ बताओ, मैं तो वेट ही कर रहा हूँ, कोई बता ही नहीं रहा। बैठे बैठे बताओ। हाँ। पीएमसी होती है, कोलोनल सेल, वो मायोसिस में जाती है, मायोसिस में जाती है, वो 2n होती है, फिर वो प्रोफेस इंटरफेस करके इसका सारा जो जोड़ होता है वो डबल हो जाता है, फिर वो वहां से प्रोफेस में जाता है, प्रोफेस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाता है, और सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं जो क्रोमोसोम्स को अटैच करके खींचते हैं। ठीक है, फिर वो मेटाफेज में जाती है, मेटाफेज में वो क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं। ठीक है, वो उस समय हम माइक्रोस्कोप से क्रोमोसोम को देख सकते हैं। ठीक है, फिर उससे वो एनाफेज में जाती है। हाँ, एनाफेज से सेपरेट हुए क्रोमोसोम्स को अपनी तरफ खींचती है। क्रोमोसोम को सेपरेट कर देती है। क्रोमोसोम को सेपरेट करती है। हाँ, उससे हम जाते हैं टेलोफेज 1 में। हाँ, टेलोफेज 1 में हमारे 2 क्रोमोसोम्स बन जाते हैं, मतलब सॉरी 2 सेलें। स्पिंडल फाइबर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाती है, अपीयर्स हो जाती है न्यूक्लियस, और स्पिंडल फाइबर गायब हो जाती है। हाँ,
क्रोमोसोम नॉट इन पेयर होते हैं। ठीक है। सर फिर इसके बाद साइटोकाइनेसिस होती है, जिसमें दो जो हमारे पास सेल है एन, उनकी पोलैरिटी होती है एन और एन। एन और एन हो जाती है, ठीक है। उसके बाद इंटरकाइनेसिस होता है। हम्म। इंटरकाइनेसिस के बाद प्रोफेज सेकंड आता है। फिर सेकंड में फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाती है। फिर वो मेटाफेज सेकंड में आता है। हाँ। वहाँ पे सेंट्रियोल्स स्पिंडल फाइबर फिर से फॉर्मेशन फिर करते होते हैं हैं। और उससे हमारे क्रोमोसोम्स को सेपरेट करते हैं। हाँ। फिर सेकंड में, ठीक है। फिर सेकंड के बाद टेलोफेज 2 आता है। टेलोफेज 2 में फिर से दो सॉरी फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाती है। जो हमारे क्रोमोसोम थे उसमें 4 थ्रेड्स थी, वो फिर हमारे क्रोमोसोम बीच में से डिवाइड होते हैं। हाँ, डीएनए जो है उसका आधा हो जाता आधा है। हो जाता है। फिर वो हमारे टेलोफेज में आते हैं। टेलोफेज में हमारे दो सेल बनते हैं। फिर सर इसमें हमारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर रिपेयर होती है, स्पिंडल फाइबर से डिसअपियर हो जाता है। फिर साइटोकाइनेसिस होकर दो हमारे पास है। ठीक है, बढ़िया। चलो अब यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है तुम लोगों के लिए, ठीक है, कि जो डीएनए कंटेंट है वो पोलन मदर सेल में 2C होता है। कितना होता है? 2C होता है। तो ये बताओ वो मियोसिस 2 के बाद कितना रहेगा हर सेल में? मैंने ऐसी हाइपोथेटिकली बोल दिया कि जो डीएनए है ना, डीएनए जो पोलन मदर सेल में है वो कितना है? 2C। ठीक है, कितना है? 2C। ऐसे एक नंबर दे दिया, कितना? 2C। तो जब वो पूरा मियोसिस 2 हो जाएगा और 4 सेल बन जाएंगी, कितनी सेल बन जाएंगी? तो जो डीएनए कंटेंट है, जो नई सेल बनी है 4 पोलन मदर सेल से, उसमें डीएनए कंटेंट कितना रहेगा हर सेल में? 2C 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 रहेगा, 1C 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 हो जाएगा। बताओ भाई। वन फोर्थ और कोई भाई? 2C। भव्य 2C ही रहेगा, ठीक है, सेम रहेगा। ठीक है, डीएनए कंटेंट जो था वो डबल क्यों हुआ था? ताकि सब में बराबर जा सके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं पोलन मदर सेलुलेट कर लो, मेरे पास 2 रुपए हैं। 2C का मतलब मैंने क्या बोल दिया? 2 रुपए। अब मुझे 2 रुपए कितने लोगों में बांटने हैं? 4 में। कितने बांटने हैं? 4 में बांटने हैं। अब तो 4 में बांटने मुझे 2 का कितना करना पड़ेगा? 4 करना पड़ेगा। तो मैंने 2 का 4 करा। ठीक है, अब ये मैंने 2 का 4 क्या करा? ये मैंने करा कंटेंट। क्या करा? कंटेंट। ठीक है, अब ये क्रोमोसोम मैंने सबको दे दिया, पर जो डीएनए है, डीएनए उतने का उतना ही रहेगा। जो क्रोमोसोम में डीएनए है वो उतने का उतना ही रहेगा। डीएनए से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। क्रोमोसोम बेसिक से कम हो गए पर डीएनए से कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? तो ये हो गया यहाँ पे मियोसिस की प्रोसेस कंप्लीट। अब गौरव समझाएगा भाई से। बताओ भाई गौरव। हाँ पूरी बताओ भाई, पता तो होनी चाहिए, समझ में आया नहीं। अभी इतनी देर में बनाया मैंने बैठ के, तो कुछ तो पता। और ये वैसे पूरी वैसी नहीं है जैसी होती है, मतलब मैंने समझाई आसान तरीके से है। इसमें और भी फेजेस होते हैं, मतलब प्रोफेज के भी फर्दर कई पार्ट्स होते हैं। ठीक है, जैसे लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पशाइटीन, ऐसे करके इसके भी पार्ट्स होते हैं। वो सब मैंने नहीं बताए, ठीक है, वो बाद में बताऊंगा। पहले बेसिक तो आए अच्छे से। बताओ भाई। हाँ हाँ इसका सर तो नहीं आ रहा इसके सामने? हाँ बस ठीक है, आगे पता चले पूरी वीडियो में इसका सर ही आ रहा है। हाँ, सेंट्रोमेयर, सेंट्रियोल है वो। हाँ, सेंट्रोमेयर कहाँ होते हैं? बोल ही दिया तो ये भी बताओ भाई, सेंट्रोमेयर कहाँ होते हैं? बताओ भाई। सेंटर में जो क्रोमोसोम दिख रहा है तुम्हें, जो टूटा है ना यहाँ पे, ये जो टूटा है यहाँ पे, क्या स्प्लिट हुआ है? सेंट्रोमेयर स्प्लिट हुआ है। क्या स्प्लिट हुआ है? उसमें एंट्रेंस का क्वेश्चन आता है कि जो ये फाइबर दिख रहे हैं, जो फाइबर दिख रहे हैं सेंट्रोमेयर के टूटने की वजह से, उन्हें क्या कहते हैं? इंटरजोनल फाइबर। क्या कहते हैं? इंटरजोनल। या यूं क्वेश्चन आता है, जब सेंट्रोमेयर स्प्लिट होता है तो उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, मतलब उस टाइम पे कौन से फाइबर देखने को मिलते हैं? तो उसे हमें इंटरजोनल फाइबर देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है इसके ऊपर।
इंटरजोनल फाइबर के ऊपर। तो सेंट्रोमेयर स्प्लिट हुआ है क्रोमोसोम का सेंटर। आगे मेटाफेज में क्रोमोसोम विजिबल होने लग जाते हैं और हाँ माइक्रोस्कोप में इक्वेटर पे आ जाते हैं। इक्वेटर पे आ जाते हैं। आगे एनाफेज में क्रोमोसोम होते हैं वो अलग हो जाते हैं। अलग सेपरेट हो जाते हैं, जिसमें टेलोफेज आता है जिसमें क्रोमोसोम पेयर में होते हैं हाँ और डिवाइड हो जाते हैं न्यूक्लियस मेंबर से विजिबल होते हैं। ठीक है। आगे मियोसिस में सर फिर साइटोकाइनेसिस हो जाती है, 2 सेल बन गई, दोनों हैप्लॉइड हो गई। ये फिर किस में जाती है? मियोसिस 2 में। आगे अबे याद क्या करना है इसमें? समझना था, याद करना था। इसके बाद क्या होता है सेक्शन? ये 2 सेल बन गई हैप्लॉइड, फिर क्या होता है? हाँ सेल जो बनी है सेंट्रियोल से अटैच हो जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाते हैं। फिर मतलब जो क्रोमोसोम फैले हुए होते हैं वो बीच में आ जाते हैं। ठीक है। एनाफेज एनाफेज हाँ क्रोमोसोम बीच में से स्प्लिट हो जाता है। हाँ टेलोफेज 2 2 अलग अलग न्यूक्लियस बन जाते हैं। और लास्ट में क्या हुआ? ये काइनेसिस 2। ठीक है, 2 सेल्स डिवाइड हो गए। ठीक है भाई, क्लियर है भव्य? तो ये हो गए हमारा कंप्लीट कि एक पॉलन मदर सेल पॉलन टेट्राड कैसे बनाती है। ठीक है, अभी जो पॉलन टेट्राड है ये मैच्योर कैसे होता है इसकी भी यहाँ पे बात समझ लेते हैं। ठीक है, तो मैच्योरेशन कैसे होती है इसकी पॉलन टेट्राड की, तो ये भी जरा समझो। यहाँ पे लिखेंगे मैच्योरेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन की मैच्योरेशन कैसे होती है? तो मैच्योरेशन कैसे होती है? जो टेट्राड है, इसी टेट्राड में से एक पॉलन ग्रेन आगे डेवलपमेंट में जाएगा, बाकी भी वैसे ही जाएंगे। तो एक ही की समझेंगे। यहाँ पे तो मैंने एरो लगाया एक पे और ये यहाँ पे मैंने बना दिया पॉलन ग्रेन। अभी जो पॉलन ग्रेन है इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के साथ साथ यहाँ पे क्या होता है? वैक्यूल भी होता है। ठीक है, इनका फूड का वैक्यूल। तो यहाँ पे मैं सिर्फ लिख दे रहा हूँ न्यूक्लियस। ठीक है, अब जो न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस यहाँ पे डिवाइड करता है एसिमेट्रिकल। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेज में क्या होगी? जो इसका न्यूक्लियस है वो डिवाइड करेगा एसिमेट्रिकली। कैसे डिवाइड करेगा? एसिमेट्रिकल। तो यहाँ पे लिखेंगे एसिमेट्रिकल स्पिंडल फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? एसिमेट्रिकल स्पिंडल फॉर्मेशन हुआ। कहने का मतलब ये है एक तरफ के स्पिंडल जो है बड़े हैं, एक तरफ के स्पिंडल छोटे हैं। तो आधा न्यूक्लियस जो है वो आधा आधे की बजाय एक तरफ बड़ा जाएगा, एक तरफ छोटा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है अगली स्टेज में? एसिमेट्रिकल स्पिंडल के बाद क्या होता है? जो न्यूक्लियस होता है वो स्प्लिट हो जाता है। तो यहाँ पे न्यूक्लियस जब स्प्लिट होता है तो यहाँ पे एक बड़ा न्यूक्लियस आ जाता है ऊपर, और ये जो न्यूक्लियस होता है बड़ा वाला, इसका कैरेक्टर याद करना कैसा होता है? इर्रेगुलर। कैसा होता है? इर्रेगुलर होता है। और एक छोटा न्यूक्लियस आ जाता है नीचे, तो 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं। तो दोबारा बताओ मैंने क्या क्या हुआ? मैंने बताया एक सेल जो थी उसकी डेवलपमेंट समझ रहे हैं। तो एक पॉलन ग्रेन डेवलप कैसे करता है? उसका न्यूक्लियस जो होता है सिमेट्रिकल स्पिंडल बनाता है। एसिमेट्रिकल स्पिंडल में क्या होता है? आधा न्यूक्लियस नीचे, छोटा न्यूक्लियस नीचे और बड़ा न्यूक्लियस ऊपर। और जो बड़ा वाला न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है? इर्रेगुलर। कैसा होता है? इर्रेगुलर होता है। अब यहाँ पे 2 सेल बन गई। तो यहाँ पे ये वाली सेल है एक, तो ठीक है, और ये बड़ी वाली सेल है। तो बड़ी वाली सेल कितनी बड़ी है? ये इतनी बड़ी है कि जो नीचे वाली सेल है वो इसके साइटोप्लाज्म में तैर रही है। तो बड़ी वाली सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो इतना बड़ा है कि जो छोटी वाली सेल है उसके साइटोप्लाज्म में तैर रही है। तो रेड कलर का पूरा साइटोप्लाज्म है और इसके साइटोप्लाज्म में ये छोटी वाली सेल भी तैर रही है। तो यहाँ पे 2 न्यूक्लियस और 2 सेल बन जाती हैं। ठीक है, तो जो बड़ी वाली सेल वो कितनी बड़ी है? एक बार देखो यहाँ पे गौरव, कितनी बड़ी वाली सेल। ये जितना भी रेड कर रहा हूं मैं, ठीक है, जितना भी रेड कर रहा हूं ये पूरी बड़ी वाली सेल है। ठीक है भाई गौरव, ये कौन है? बड़ी वाली सेल है। ये पूरी बड़ी वाली, तुम्हें नहीं करना है, बस समझा रहा हूँ। ठीक है, तो ये पूरी बड़ी वाली सेल है, ये बड़ी वाली सेल है। ठीक है, ये इतनी बड़ी है। छोटी वाली सेल कितनी है भाई? इतनी। ठीक है, सिर्फ ये इतनी है। ठीक है, तो छोटी वाली सेल बहुत छोटी है और बड़ी वाली सेल बहुत बड़ी है। तो उसके साइटोप्लाज्म में छोटी वाली सेल जो है अपने न्यूक्लियस के साथ पड़ी हुई है। ठीक है, और ये बड़ी वाली सेल का इर्रेगुलर न्यूक्लियस है। तो यहाँ पे इसको लिखाएंगे एरो लिख के, ये हैगा इर्रेगुलर न्यूक्लियस, ये हैगा इर्रेगुलर न्यूक्लियस। और ये क्या हैगा यहाँ पे?
स्मॉल न्यूक्लियस, ये है यहाँ पे स्मॉल न्यूक्लियस। ठीक है, इनका क्या क्या नाम होता है वो अभी नहीं लिख रहा मैं, अभी याद नहीं कराना। ठीक है, वेजिटेटिव, जनरेटिव, ये सब मैं नहीं लिख रहा, बस तुम्हें मैंने बता दिया किसके क्या नाम लिख ही देता हूँ। ठीक है, जरूरी तो है ही, लिख ही देता हूँ। यहाँ पे जो इर्रेगुलर न्यूक्लियस है इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है ट्यूब न्यूक्लियस। इसका नाम क्या होता है? ट्यूब न्यूक्लियस। ठीक है, अब क्यों नाम है ट्यूब न्यूक्लियस वो बताऊंगा मैं बाद में। और इसका जो नाम होता है छोटी वाली का, ठीक है, छोटी वाली का जो नाम होता है यहाँ पे लिख देते हैं फॉर्मेशन। छोटी वाली जो इसका नाम होता है वेजिटेटिव न्यूक्लियस, वेजी न्यूक्लियस पे एरो लगाते हैं, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। ठीक है, तो दो न्यूक्लियस होते हैं, ट्यूब न्यूक्लियस और वेजिटेटिव न्यूक्लियस। ठीक है, तो एक इरेगुलर होता है और एक होता है स्मॉल। ठीक है, ट्यूब न्यूक्लियस और वेजिटेटिव न्यूक्लियस हो गया। तो ये बन गई पोलन ग्रेन। अब सेम ऐसी है, जो बड़ी वाली सेल है उसका नाम होता है ट्यूब सेल। क्या नाम होता है? ट्यूब सेल। और इसका क्या नाम होता है? वेजिटेटिव सेल। ठीक है, वेजिटेटिव सेल, ट्यूब सेल या वेजिटेटिव सेल। एक सेकेंड, जनरेटिव है इसका नाम, जनरेटिव। हाँ, इसका नाम जनरेटिव है। इस ट्यूब वाली का ही दूसरा होता है नाम वेजिटेटिव, वेजिटेटिव। ठीक है, ट्यूब वाली के दो नाम है। ठीक है, जो मैंने लिख दिया था वो यहाँ लिख दिया था गलती से, वो ठीक कर लेना। ठीक है, तो जो छोटा वाला न्यूक्लियस है उसका नाम होता है जनरेटिव, बड़े वाले का नाम होता है वेजिटेटिव या ट्यूब न्यूक्लियस। ठीक है, तो यहाँ पे पहले इसका ट्यूब न्यूक्लियस का क्या मतलब है वो बता दूंगा, और यहाँ पे एक बार मेरे को पहले आंसर दो। देखो, पोलन मदर सेल कैसी है? डिप्लॉइड। पोलन टेट्राइड कैसा बना? हैप्लॉइड। पोलन टेट्राइड के बाद जो सिंगल पोलन ग्रेन है कैसा है? हैप्लॉइड। यहाँ पे जो डिवीजन हुई एसिमेट्रिकल स्पिंडल वाली, तो ये बताओ कौन सी डिवीजन हुई यहाँ पे, मियोसिस या माइटोसिस? बताओ भाई, मियोसिस या माइटोसिस? गौरव बताओ भाई, क्यों मियोसिस क्यों हुई है? अबे भाई, अगर किसी को अच्छे से याद हो, मैंने बताया था जो मियोसिस 2 होती है ना, वो तो यहाँ पे ऑलरेडी हो चुकी है। 4 बन गए, मतलब मियोसिस 1 और मियोसिस 2 तो हो चुकी है। मतलब यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक में मियोसिस 1 और मियोसिस 2 हो चुकी है। तो इसके बाद तो ये जो हैप्लॉइड सेल है, मतलब इस वाली स्टेज पे हो तुम। ठीक है, तो ये जो हैप्लॉइड सेल है, n का n/2 तो हो नहीं सकता, n का n/2 हो नहीं सकता, तो ये किस में जाएंगी? माइटोसिस में। किस में जाएंगी? माइटोसिस में। तो माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर जितना पहले रहता है उतना ही बाद में रहता है। तो ये बताओ, स्मॉल न्यूक्लियस हैप्लॉइड होगा डिप्लॉइड होगा? हैप्लॉइड होगा, क्योंकि माइटोसिस हुई है। क्योंकि क्या हुई है? माइटोसिस हुई है। यहाँ पे क्या हुई है? माइटोसिस हुई है। ठीक है, माइटोसिस हुई है। तो माइटोसिस हुई है तो यहाँ पे n रहेगा, और वेजिटेटिव न्यूक्लियस भी कैसा रहेगा? n रहेगा। कैसा रहेगा? n रहेगा। समझ में आ गई बात भाई? ठीक है, तो ये होता है यहाँ पे डेवलपमेंट की, मैचुरेशन कैसे होती है पोलन ग्रेन की। ठीक है, अब इसको ट्यूब न्यूक्लियस क्यों कहते हैं? ये होता है स्टिग्मा, ये होता है स्टाइल, ये होता है ओवरी। जब पोलन ग्रेन जाके गिरेगा तो यहाँ पे बड़ा वाला न्यूक्लियस है, ये छोटा वाला न्यूक्लियस है। तो जो बड़ा वाला न्यूक्लियस है ना, ये बनाता है पोलन ट्यूब। क्या बनाता है? इसलिए इसका नाम क्या होता है? ट्यूब न्यूक्लियस। क्या नाम होता है? ट्यूब न्यूक्लियस। पोलन ट्यूब की वजह से इसका नाम ट्यूब न्यूक्लियस, क्योंकि क्या बनवाता है? ये पोलन ट्यूब बनवाता है। और ये जो छोटा वाला है ये फर्टिलाइजेशन में मदद करता है। ठीक है, तो इसके बारे में बाद में बताऊंगा कैसे मदद करेगा, तो इसलिए जनरेटिव कहते हैं। तो एक बार दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ, क्या क्या पढ़ा हमने? पढ़ा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। कैसे होती है भाई? पोलन सैक में पोलन मदर सेल होती हैं, वो मियोसिस में जाती हैं, मियोसिस 1 और 2 में, और वो बना देती हैं पोलन टेट्राड। एग्जाम में ये सब नहीं लिखना, पता चले तुम ये सब बना रहे हो, इसका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, चाहे बेसिक से इसको यूं करके लिख भी लेना, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, जितना भी था ये ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग था। ठीक है, पता चले तुम एग्जाम में अलग ही अपनी नॉलेज दिखा रहे हो कि देखो ये कैसे कैसे हुआ है, बारीकी से बता रहे हो, वहां पे आ गया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और तुम पूरा बना रहे हो। ठीक है, ऐसा करते हैं बच्चे, हो सकता है तुम भी करोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये सब चीजें मत करने लग जाना। तो यहाँ पे पोलन मदर सेल ने 4 पोलन ग्रेन बनाए, मियोसिस करके बात खत्म। अभी जो पोलन ग्रेन है इसमें से एक डेवलप करेगा, न्यूक्लियस इसिमेट्रिकली डिवाइड करेगा, एक छोटा एक बड़ा न्यूक्लियस बनेगा, एक बड़ा एक छोटा न्यूक्लियस बनेगा, बड़ा वाला इर्रेगुलर होगा,
छोटा वाला न्यूक्लियस का नाम जेनेटिक, बड़े वाले का नाम वेजिटेटिव या ट्यूब न्यूक्लियस। इसको पोलन ट्यूब बनाना होता है इसलिए इसका नाम ट्यूब न्यूक्लियस होता है। ये जो भी था ये सिर्फ समझाने के लिए था, ठीक है। तो कायदे से सिर्फ इतना ही है जो आज हमने पढ़ा है ऊपर ऊपर का। तो ये हो गया खत्म, टाइम भी मेरे हिसाब से हो ही गया है। हाँ, तो जा सकते हो तुम लोग, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग।